हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग अच्छे से सीख लेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसा होता है, और एक छोटा सा क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी लेसन स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन, आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूँ। देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, आप लोग एक मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए तो आप लोग क्या देखते हैं? आखिर हम लोग अपने आप को मिरर में कैसे दिख पाते हैं? हमारी लाइट पहले मिरर पे जाती है, फिर वो मिरर में टकराती है, स्ट्राइक करती है, और फिर वो वापस आ जाती है। और वो सेम मीडियम में ही होता है। हम लोग कौन से मीडियम में खड़े होते हैं? हम लोग जिस मीडियम में खड़े होते हैं, हम लोग कहाँ, हम लोग एक एयर, मतलब हम लोग का मीडियम कौन सा? एयर ही है ना। मतलब हम लोग खड़े तो एक सॉलिड चीज पे होते हैं, लेकिन मेन मीडियम हम लोग का बॉडी जो जिस मेन मीडियम में होता है, वो मेन मीडियम कौन सा होता है? एयर होता है। तो वही मैंने आपको पूरा बता दिया, फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाता है? हम लोग का रिफ्लेक्शन। तो फिर चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? आप लोगों ने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, बस यहाँ पे एक बार ये रिकॉल करवा दिया जा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे यहाँ हम लोग की आई है, यहाँ ओ पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम पे चली गई है, और जहाँ इंसिडेंट हुई थी वहां से एक नॉर्मल बनी, और फिर जो नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल में जो ये एंगल आई बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, वो एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, चाहे वो कोई से भी मिरर हो। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये मैंने आप लोग को शॉर्टकट बता दिया है कि हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आप लोग को याद रहेगा, इससे आप लोग को आराम से याद आ जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट होती है हम लोग की ओ पे, और फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो नॉर्मल जो इंसिडेंट वाले पॉइंट पे एक 90 डिग्री बनता है, वो एक ही प्लेन, एक ही मिरर, एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा ही चांस होता है। तो फिर चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इससे ना इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट। अब ये इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? देखिए, ये जो हम लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किए हैं, ये हम लोग का कनकेव मिरर में भी एप्लीकेबल होता है, कन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल होता है, प्लेन मिरर में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, आखिर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या कैसे होती है। तो उससे पहले हम लोग खड़े हो जाइए और चले जी अपने मिरर के सामने। तो अभी आप लोग मिरर के सामने खड़े हो गए, तो आप लोग क्या देख रहे होंगे कि आप जैसे खड़े हैं वैसे ही इमेज भी, मतलब मिरर के अंदर जो आपकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज होता है इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, और वो वर्चुअल इमेज भी खड़ी होती है मिरर के अंदर। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप लोग देख सकते हो, आपकी जितनी हाइट है, उस वर्चुअल इमेज की भी वही सेम हाइट ही है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आप लोग और एक चीज देख सकते हैं, आप लोग जितनी दूर खड़े हैं मिरर से, वर्चुअल इमेज भी उतनी ही दूर बिहाइंड द मिरर खड़ी है। ठीक है, और अभी आप लोग अपना एक काम कीजिए, राइट हैंड उठा लीजिए। ठीक है, अब राइट हैंड उठा के आप लोग देखेंगे तो आप लोग का मिरर में वो क्या होगा? वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो फिर चलिए अब हम लोग एक स्मॉल छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल है, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये पूरा सही है?
तो जी ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए पूछिए क्यों। देखिए मिरर में आप लोग को जो साइड रफ है, जो पॉलिश नहीं है, उस साइड में आप लोग को इस टाइप से डैश डैश लाइन बताना है। उससे पता चलता है कि इस तरफ लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। देखिए लाइट तो हर चीज़ पर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन मेन हम लोग मिरर में पढ़ रहे हैं ना, तो मिरर में तो दोनों एरिया रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा एरिया रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने बना दिया डैश। अभी भी यहाँ एक थोड़ी सी गलती है। अब वो गलती क्या है ये देखिए। ये जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि रे कहाँ से आ रही है। ये रे हो सकता है आपको पता चल गया हो, लेकिन एग्जामिनर ये जानना चाहता है, ये एरो वो देखना चाहता है। ये एरो होता है इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये एरो आप लोग को बनाने, और फिर चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इंसिडेंट, एक इंसिडेंट रही है वो यहाँ स्ट्राइक हो जाती है, और यहाँ से एक नॉर्मल बन जाता है। वो नॉर्मल के अराउंड 30 डिग्री बनाती है। तो अब हम लोग को थीटा, ये थीटा मतलब रिफ्लेक्टेड रे की रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू बताना है। तो एकदम सी सिंपल सी बात है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आप लोग को अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो आधा मिलेगा। अब ऐसा क्यों, आप लोग को ब्रैकेट में लिखना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ, ये मैं आर लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये चीज आप लोग को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, नहीं तो आप लोग को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो कोई भी बता देगा। अब अगर थीटा ये नहीं है, अब इसको भूलिए, इसको भूलिए। अब हम लोग अपना थीटा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले जो मैंने फालतू में स्क्रिप्ट किया उसको इरेज करते हैं, और चलिए अब हम लोग पूछते हैं अब इस थीटा का क्या वैल्यू होगा। अब थीटा ये है, अभी इसको भूलिए, अभी इस थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा डैश का वैल्यू बताइए कि थीटा डैश की क्या वैल्यू होगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो आप लोग को वही लिख देना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ठीक है, अब हम लोग को लिखना है यहाँ, फिर आप लोग अपने से मार्क कर लीजिएगा ए, वहाँ ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैंने ओ लिख दिया, यहाँ ए, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग बी। यहाँ बी थोड़ा गंदा ही लिख दिया, और यहाँ सी लिख देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन क्या होगा, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, या फिर आप लोग लिख दीजिएगा एज सिंस ओ बी इज इक्वल टू नॉर्मल, तो ए ओ बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग के लिए एकदम आसान होगा। अब आप लोग को बस क्या करना है, 90 माइनस ये वाला थीटा का वैल्यू, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये एंगल हम लोग का हो गया 60 डिग्री। अब आप लोग से अब रखिए, अब हम लोग को ये थीटा दिया ही नहीं है, अब हम लोग को दिया है ये थीटा। अब वो मतलब आप लोग रख लीजिए, अभी ये हम लोग का है 30 डिग्री ना, इसको हम लोग अभी हम लोग जितनी भी मैंने गंदगी की है उसको इरेज कर ले, पहले जल्दी से इरेज कर लेते हैं इसको, एकदम जल्दी से, एरो इरेज मत हो जाना, ठीक है। अब ये थीटा डैश को भी इरेज कर दो, ये जो फालतू में मैंने मतलब इम्पोर्टेंट ही लिखा था। अरे हाँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि मैथ्स की भी वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैथ्स की भी डालूं, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रही, लेकिन मैं मैथ्स की वीडियो भी डालूंगा। और टेंशन मत लीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स की वीडियो मतलब हाथ से लिख के बनाऊं, क्योंकि इसमें मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं। खैर वो सब बात की बात है। अभी हम लोग देख लेते हैं, जहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या है 30 डिग्री। इसको अभी आप लोग भूल जाइए, भूल लीजिए कि यहाँ कुछ है, मैं इसको एकदम गायब ही करता हूँ। अभी आप लोगों को इस थीटा की वैल्यू दे दी है 45, ठीक है ना। अब ये है न्यू थीटा, ये जो मैंने रेड कलर का ये लाइन बनाया ना, ये वाला, अब ये है न्यू थीटा डैश, न्यू थीटा डैश है। अब आप लोग को इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जोर से बता दीजिएगा कि इस होल थीटा की, इस ऑब्ट्यूज एंगल की क्या वैल्यू होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तब तक के लिए बाय बाय।